हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स क्लासेज में, जहां आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। हम लोगों की कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बात किया था वो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर इसके कैरेक्टर को देखने वाले हैं और इसके साथ ही कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो लागत लेखांकन होता है इसकी विशेषता क्या क्या होती है। देखिए, विशेषता क्या चीज़ होता है, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि आप जो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं उस डेफिनेशन को जो पॉइंट टू पॉइंट हम जब डिफाइन कर देते हैं तो वही इसकी विशेषता बन जाती है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर विशेषता अगर पूछ रहा है तो आप उसके दो चार जो डेफिनेशन उसको अच्छे से याद कर लें और उस डेफिनेशन के जो मेजर पॉइंट है, मेजर पॉइंट को फाइंड आउट करिए, बाहर निकालिए और उसी को आप हेडिंग बना लिए, वही उसके क्या बन जाएंगे, कैरेक्टर बन जाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ ये बात कर रहा है पहले पॉइंट में कि यह समान लेखांकन प्रणाली का एक प्रमुख अंग है। अब ये समान लेखांकन प्रणाली क्या होता है, तो देखिए किसी भी बिजनेस है उसमें जो भी होते हैं ट्रांजैक्शन, उन सारे ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं और लिखने के बाद फिर उसको हम डेबिट और क्रेडिट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम अपना तैयार करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने में जो एक मतलब कह सकते हैं कि ग्राउंड फिगर जो तैयार करता है, मतलब ब्लूप्रिंट जो तैयार करता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग करने वाला है। तो पहला जो पॉइंट है आपका बिल्कुल यही है कि यह समान लेखांकन प्रणाली का एक प्रमुख भाग होता है। इवन अगर आपको दूसरे तरीके से समझना है तो आप इस तरह समझ सकते हैं, जब आप जर्नल करते हैं, जर्नल के बाद आपका लेजर होता है, लेजर के बाद ट्रायल होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद जब आप बनाते हैं तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, देन उसके बाद जो हो जाता है आपका बैलेंस शीट। लेकिन कहीं कहीं पर बीच में किसी बुक में अगर आप देखेंगे बीच में एक दिया रहता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग निर्माण खाता जिसको हिंदी में बोलते हैं, निर्माण खाता क्या करता है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का है तो उसमें ये वाला जो है बनने वाला है। ठीक, अगर वो ऑपरेटिंग टाइप का है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा और यही वाला जो पहला वाला पॉइंट है वो यही है आपका। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इस प्रणाली में प्रारंभ से अंत तक समस्त व्ययों का लेखा किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग हम कर रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम ही यही है कि हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो लेबर कॉस्टिंग हो, चाहे वो ओवरहेड हो, इन सब को क्या करना पड़ेगा, हमें उसका सबमिशन करना पड़ेगा। सबमिशन करने के बाद जो हम और अदर एक्सपेंस अगर कर रहे हैं हम, मतलब कि अगर हम कुछ एक्सपेंस ऐसे करते हैं जो डायरेक्ट टाइप के होते हैं, ठीक है, और कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट टाइप के होते हैं, जस्ट लाइक यहाँ देख रहे होंगे आप, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और उसके साथ ही यहाँ पर दिख रहा होगा रेलवे, बस, जहाज आदि हो गया, फ्रेट वगैरह हो गए, आउटवर्ड फ्रेट हो गया। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। तो डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जब ये दोनों साथ में मिला दिए जाते हैं तो ये भी क्या करता है, कॉस्ट वैल्यू को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि यह प्रणाली पूरा ना होने की अवस्था में अधूरे कार्य की भी लागत ज्ञात कराती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है वर्क इन प्रोग्रेस अगर है आपका तो उसकी वैल्यू ऑफ कॉस्टिंग कितनी हुई है इसके बारे में आसानी से हम जान सकते हैं। मतलब अगर अधूरा काम है तो अधूरे काम की टोटल कॉस्टिंग कितनी आ चुकी है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होना है। जब तक वो फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम बीच में कुछ भी चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। आगे, यह प्रणाली विस्तृत प्रयोग में सांख्यिकीय आंकड़ों को तैयार करता है और लागत नियंत्रण की पद्धतियों को लागू करता है और लाभकारिता को ज्ञात करने में क्या होता है, सम्मिलित होता है। तो यहाँ से 3 पॉइंट है। सबसे पहले क्या होता है कि सारे डेटा का कलेक्शन कर लेता है कि कॉस्ट में जितनी भी चीज़ें यूज हुई हैं उन सब के सारे खर्चे को क्या करता है, ये तैयार कर लेता है। फिर उसके बाद उस पर अगर कोई एक्सेस अगर कॉस्ट अगर हो गया है ज़्यादा, मतलब जिसके बारे में क्या ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, अनवांटेड टाइप का था, तो उस पर क्या करते हैं, पर्टिकुलर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
ठीक। और लास्ट में जो है ये डिफाइन करता है कि आप कैसे प्रॉफिटेबिलिटी मतलब अपने जो फर्म है आपका या ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप प्रॉफिट मेकिंग कैसे बनाएंगे, इसके बारे में क्या करता है, लागत लेखांकन जो है पूरा डिफाइन करता है। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रणाली व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित सभी वर्गों का नियंत्रण और मार्गदर्शन करती है। तो देखिए कहीं भी कोई भी कंपनी है ना, वहाँ पर जब हम उसको ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट के बिहाफ पे वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। तो जो वो खर्चे हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मैनेजरियल डिसीजन के बिहाफ पे होता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे होता है। तो वहाँ पे उसको हमें कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा और साथ में उसमें हमें टाइम टू टाइम क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन भी देना पड़ेगा जो आपकी कॉस्ट वैल्यू को क्रिएट करने में हेल्प करने वाला है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका लागत लेखांकन में वित्तीय लेखों की तुलना। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया और कॉस्ट अकाउंट्स हम कैसे करेंगे इसके बारे में। तो जनरल साहब देखिए एक यहाँ पे चीज़ दिया हुआ है, ये जो है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया है, हमें नेट प्रॉफिट पता चल गया है। ठीक है, कि बिक्री पर लगभग ये 20% के आसपास में, इसका आप 20% निकालेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 15,000 रुपये आ जाएंगे, ये इसका नेट प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो कितना है, 25,000 है। तो यहाँ से कॉस्ट मतलब यहाँ से हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बिहाफ पे नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पता चल गया है। ठीक, अब उसी के साथ ही अगर दूसरा प्रोफार्मा है वो यहाँ पे बना है लागत मतलब कॉस्ट का और लाभ का वितरण। तो इसमें देखिए करना क्या, तो कुछ नहीं करना है, जितने भी तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हम सम कर लेंगे। तो यहाँ से आपका ये प्राइम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम उत्पादन मतलब प्रोडक्शन में कुछ एक्स्ट्रा खर्च किए उसको हम आपस में प्लस कर लेंगे, तो यहाँ से आपकी कॉस्ट वैल्यू क्या होती है, आ जाती है। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ये दोनों ही बिल्कुल इसी तरह बनते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, इसके और भी जैसे चीज़ें हैं, जैसे यहाँ ये दिख रहा होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्यालय एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये तो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पोर्शन होता है। उसी के साथ ये जो आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उसी का पार्ट होता है। तो यहाँ से टोटल एक्सपेंस कितना है वो आ गया। ठीक, अब ये 60,000 आ गया है, 23 ये सारी चीज़ें डिफाइन करके दे दिया है। अब यहाँ पर दिखा है कि बिक्री कितनी की हुई है, तो 75,000 का बिक्री हुआ है, टोटल हमने खर्च किया था 60,000 रुपये। नेट प्रॉफिट ठीक है यहाँ पे कितना आ गया, 15,000 रुपये, 20% जो है ठीक है ये आ गया। अब ये 20% आया कैसे, तो एक बार हम समझा दे रहे हैं। 15,000 आपका क्या है, नेट प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाई 75,000 मल्टीप्लाई विथ 100, ये आप कर देंगे। यहाँ से ये जीरो आपस में गए कट और यहाँ से ये जो है आपके एक जीरो कट गए। अब 75 से आप कट कर लिए, 75 2 जा 150, ये वाला जीरो बच गया, ये जीरो को उठा लिया हमने, यहाँ पर ये हो गया आपका 20% हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी सारी चीज़ों का भी आप निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे आप इसको निकालेंगे, मतलब 38,000 के बिहाफ पे आप इसको निकालेंगे तो आ ही जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं और वो जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ देखिए आई थिंक हमको लगता है कि ये देखिए इस पोर्शन में लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू को फाइंड आउट किया गया है। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पर दोनों वैल्यू में थोड़े से चेंज आ रहे होंगे, तो बस वही करना है कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट को आप ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जो है आप जो सेल्स वैल्यू है उसको लिख देंगे और 100 साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसके बाद इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा इस पोर्शन को, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का क्या किया गया है, डिटेल किया गया है। फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वाले पोर्शन में हम देखेंगे कि अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, इन तीनों में डिफरेंट क्या होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि अकाउंटेंसी की बात करें, ठीक है, तो बस सीधा सा कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा कि ये जो यहाँ पर बताया, एक पॉइंट बताया है, ये देख लीजिए,
ये एक व्यापक शब्द है, ठीक है, जिसमें कॉस्टिंग भी आ जाता है और कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाता है, कॉस्ट कंट्रोल करने की समस्त विधियाँ क्या होती हैं इसमें आ जाती हैं। बाकी इसका डेफिनेशन दिया और डेफिनेशन को आप देख लीजिएगा। फिर उसके साथ ही जो है आगे आप बढ़ेंगे, लागत लेखांकन के बारे में दिया, तो बस इसमें कैसे कैसे कौन कौन से प्रोफार्मा बनेंगे, क्या क्या होंगे, बस उसके बारे में आपको यहाँ पे डिफाइन होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो आप खर्चे किए हैं उस खर्चों के बारे में जो है यहाँ पर आपको क्या है कॉस्टिंग में आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देख लेंगे। बहुत ज़्यादा ये आता नहीं है, 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आता हो तो आ जाता है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछ जाता है। फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं इसके लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों बनाया जाता है लागत लेखांकन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए कि कोई भी फर्म है वो हमेशा ये जानना चाहती है कि हमने साल भर में कितने खर्च किए हैं, या हमारा जो है प्रोसेस कॉस्टिंग कितना आया है, या हमारा पर यूनिट कॉस्टिंग कितना आया है, जिसके बिहाफ पे हम जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को पर यूनिट डिफाइन कर सके। तो मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो कौन हेल्प करता है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। फिर उसके बाद क्या करना है कि अगर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर सेल करना है तो सेल वैल्यू कितने का क्रिएट होगा। सेल वैल्यू का मतलब ये हो गया आपका कि कॉस्ट में हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सेल वैल्यू आ जाने वाला है। तो ये विक्रय मूल्य का निर्धारित कैसे करना है इसके बारे में आप इस वाले पोर्शन में आप देखेंगे, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में आप देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एक्सेस कॉस्ट हो रहा है जो ऐसा एबनॉर्मल टाइप का है या फिर जिसको नहीं होना चाहिए था, जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉस्ट वैल्यू जितना हम कम करेंगे उतना ही मेरा प्रॉफिटेबल क्या होगा, ज़्यादा होने वाला है, उतना ज़्यादा हमारा फर्म जो है प्रॉफिटेबल होने वाला, लाभदायकता चीज़ों को क्या करेगा वो अचीव करने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमें डिसीजन लेने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक। फिर उसके साथ ही क्या करता है, लाभकारिता के निर्धारण में, कि जाहिर सी बात है हमें कॉस्टिंग के थ्रू हमें पता चल गया कि इतनी वैल्यू हमें कॉस्टिंग हुई है, तो हमें ये निर्धारित करने में हेल्प हो जाता है कि हम इसकी प्राइस को कितना क्रिएट करें, जिसके बिहाफ पे पर्टिकुलर जो चीज़ है इसका कितना प्रॉफिट आएगा वो भी क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर वैज्ञानिक दायित्व की पूर्ति करता है। तो जाहिर सी बात देखिए, कॉमर्स जो है ना, कॉमर्स जो है आर्ट एंड साइंस बोथ है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो टेक्निकली प्रोसेस के बिहाफ पे होती है, वो साइंटिफिकली प्रूफ होते हैं, तो जिसके बिहाफ पे ये जो है वैधानिक दायित्व को क्या करता है, ये पूरी करता है। और कई सारे मतलब जो भी रूल रेगुलेशन हैं, ठीक है, कंपनी एक्ट के बिहाफ पे, ठीक है, चाहे वो 1956 हो या 2013 हो या कारखाना अधिनियम हो, जितने भी हैं उन सारे को क्या करता है, ये रेगुलेशन को क्या करता है, ये फॉलो करता है, ठीक। फिर उसके बाद जो इसके महत्व कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये महत्व के बारे में आपका दिया हुआ कहानी की तरह जो है, इसे आप लोग जो है डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ये लाभदायक होता है, मतलब पर्टिकुलर क्यों लाभ होता है, कहाँ कहाँ पे लाभ होता है, तो प्रबंधक के लिए लाभदायक होता है, तो प्रबंधक के लिए पर्टिकुलर ये पॉइंट है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।